अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग घर पर नौकर नहीं रखते। आखिर इसकी क्या वजह है? मुस्लिम ममालिक के सरबराह सऊदी अरब से अपने दौरे का आगाज करें तो ये बात समझ आती है, लेकिन इस मुल्क के जो कि मुस्लिम मुल्क नहीं है, इसके वली अहद पर ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्या आपको पता है बांस को इस मुल्क में बतौर सब्जी खाया जाता है? 5 लोग रात को सोने से पहले नहाते हैं। आपने ओसाका की बैटरी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है ओसाका इस मुल्क की तीसरी बड़ी सिटी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट जापान और स्विट्जरलैंड का है, जो कि 152 मुल्कों में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीजा हासिल कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि चीन और जापान की दुश्मनी की क्या वजह है? आज भी सिर्फ 11% जापानी ही चीन के बारे में अच्छी राय रखते हैं। क्या आपको मालूम है जापान में अचानक लोग गुम हो जाते हैं और गायब हो जाने वाले लोग आखिर कहाँ जाते हैं? क्या आपको मालूम है जापान में इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट टेस्ट की जा चुकी है? आपने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी पर फाइन होते तो देखा है, लेकिन जापान में साइकिल सवारों को भी भारी जुर्माना किया जाता है। जापान में पब्लिक टॉयलेट में बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए डायपर चेंजिंग स्टेशन लगाया जाता है। क्या आपको मालूम है जापान में सर्दियों से पहले गाड़ियों के टायर बदल दिए जाते हैं, यानी गर्मियों में और सर्दियों में और टायर लगाए जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि ये मुल्क दूसरी जंग अजीम में राख का ढेर बन गया था? वो कैसे आज पूरी दुनिया पर छा गया है? पूरी दुनिया आज इसके फिंगर टिप्स पर है। दुनिया में लेक्सिस गाड़ियों से लेकर सोनी के कैमरों तक हर चीज जापान बना रहा है। वो कौन सी ऐसी ताकत है जिससे इस छोटी सी कौम ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है? मैं बताऊंगी आपको इस सरजमीन के ऐसे दिलचस्प हकाइक जिससे इस कौम की नस्ल ना आशना है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जापान, जिसे जापानी जुबान में निप्पॉन या निहोन कहते हैं, यानी सूरज का सर चश्मा या चढ़ते सूरज की सरजमीन। इस पूरे अर्ज पर सूरज का आगाज जापान से ही होता है। बरे आज़म एशिया के इंतहाई मशरिक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है। जापानी लोग बहुत काम और सफाई पसंद कौम हैं। कानून का एहतराम करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, जापानी इखलाकी कदरों का ख्याल रखते हैं, खुद भी खुश रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी खुश रहने के मौके फराहम करते रहते हैं। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट बनाना लाजमी होता है। इनके कमोड ऑटोमेटिक्स होते हैं और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी इनमें मौजूद होता है। माजूर अफराद के लिए अलहदा से हैंडल्स मौजूद होते हैं और बच्चों के पैम्पर तब्दील करने के लिए अलग से चेंजिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों का वेट चेक करने, बच्चों का दूध गर्म करने जैसी सहूलियात भी मौजूद होती हैं, जहां पर बच्चों को रेस्ट भी करवाया जा सकता है। जापान में नौकर घर में नहीं रखे जाते, क्योंकि इनका ख्याल है कि बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी है, ना कि मुलाजमों की। जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक इम्तहान नहीं होते, क्योंकि इनके मुताबिक तालीम का मकसद बच्चों की मुस्बत किरदार साजी है, जिसके लिए किसी फाइनल एग्जाम की जरूरत नहीं। जापान में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का बहुत एहतराम करते हैं, ना सिर्फ क्लासरूम में बल्कि क्लासरूम के बाहर भी अपने टीचर के साए तक पर पाँव नहीं रखते। अगर इनका टीचर आगे चल रहा हो तो ये लोग पीछे से छलांग लगाकर पीछे हो जाते हैं, ताकि अपने टीचर के साए पर भी पाँव न रखते। जापान में बच्चे अपना क्लासरूम और वॉशरूम खुद साफ करते हैं। इसका मकसद बच्चों में आजिज़ी और अपने माहौल को साफ सुथरा और अपने माहौल का ख्याल करने का शऊर पैदा करना होता है। बचपन का दिया गया ये सबक बच्चे बड़े होने तक नहीं भूलते। इसी वजह से आज जापान में इतनी सफाई नजर आती है। जापान में साइकिल सवारों के लिए रूल्स हैं। साइकिल्स के लिए अलग लाइंस होती हैं। 13 साल से कम और 70 साल से बड़ी उम्र के लोग फुटपाथ पर साइकिल चलाने की इजाजत होती है। सर पर हेलमेट ना पहनना, एक हाथ से साइकिल चलाना, 2 लोगों का मिलकर साइकिल चलाना मना है। अगर रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पुलिस आपको 2 बार रोकती है और तीसरी बारी पर आपको 50,000 येन तक का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। जापान गाड़ियों का किंग माना जाता है। सिर्फ टोयोटा कंपनी ही 9.5 मिलियन गाड़ी बना रही है और हैरत की बात ये है कि 10 मिलियन सेल हो जाती है, यानी बनने से पहले ही गाड़ियां सेल हो जाती हैं। 1959 से जापान बहरी जहाज बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जापान में
آپ کو پرسنل گاڑی 1 سال اور کمرشل گاڑی کو 2 سال میں 1 دفعہ چیک کروانا لازمی ہے۔ گاڑی بیچنے سے پہلے تمام فالٹس گاڑی میں بتانا ضروری ہے۔ جاپان میں روڈز بہت عمدہ ہے، لیکن لوگ لانگ روٹ کی بجائے ہائی وے کا استعمال کرتے ہیں۔ جاپان کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر 69% ہندوازم، باقی بدھزم اور کرسچن ریلیجن کے لوگ شامل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جاپانی ایک ایسی قوم ہے جو بیک وقت 2 مذہبوں کو مانتی ہے۔ جاپان کے کھانوں کی بات کی جائے تو جاپانی کھانے بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ جاپان میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ملتی ہیں۔ جاپان میں سوشی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ جاپان کے لوگ یوباری کے خربوزوں کے پکنے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ان خربوزوں کو یوباری کنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جاپانی قصبے یوباری میں 2 عدد خربوزوں کی قیمت 27 لاکھ سے 37 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ جاپانی قوم اپنی غذائی پیداوار میں کیمیائی کھاد کی بجائے آرگینک کھاد کا استعمال کرتی ہے۔ جو ہمارے ہاں فصلیں 20 ٹن موجود ہے، وہاں 80 ٹن کی ہوتی۔ جاپانی بھینس کا دودھ نہیں پیتے کیونکہ وہ بہت سست جانور ہوتا ہے۔ جن ممالک میں بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے ان میں چستی نہیں ہوتی، اس لیے جاپانی گوٹ ملک پینا پسند کرتے ہیں۔ جاپان میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کمپلے یعنی کہ کچی سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں، اسی لیے جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آبادی موجود ہے۔ 65 سال اور اس سے بھی زیادہ عمروں کے لوگوں کی آبادی 1.4% پر مشتمل ہے۔ جاپانی قوم پھول کو بہت پسند کرتی ہے۔ ہر گھر اور سڑک پر آپ کو خوبصورت پھول دیکھنے کو ملیں گے۔ جاپانیوں کی پسندیدہ ہابی مچھلی پکڑنا ہے۔ آپ کو ہر جاپانی کے گھر میں فش ہیکنگ کا سامان ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ جاپان میں سوشل سرکل آپ نہیں بنا سکتے۔ جاپان میں آپ بغیر اجازت کسی کی جگہ پر اپنے جوتے بھی نہیں رکھ سکتے۔ جاپان میں بہت زیادہ ٹیکسیز ہیں۔ یہاں کی عوام بھی ٹیکسیز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، لیکن عوام کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ جاپان میں اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہاں آپ کو تب تک جائیداد نہیں ملتی جب تک کہ آپ حکومت کو 60% تک اپنی جائیداد کا ادا نہ کر دیں۔ یہاں پر لوگ ترقی تو کر گئے ہیں لیکن بہت زیادہ مٹیریلسٹک بن چکے ہیں۔ یہاں پر خودکشی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جاپان کے لوگ کسی ایسے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں جو ان کے لیے شرم یا شرمندگی کا باعث بنے۔ جاپان میں اچانک گم ہونے والے لوگ آخر کہاں جاتے ہیں؟ وہ روپوش ہو جاتے ہیں اور گمنامی کی زندگی جینا پسند کرتے ہیں۔ ان روپوش ہونے والے لوگوں کی تعداد اب تک ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ دوستو، کسی بھی جاپانی ولی عہد سعودی عرب سے ہی اپنے دوروں کا آغاز کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنس شاہ فہد 1953 میں ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کی رسم میں جب گئے تو وہاں پر پرنس شاہ فہد نے نوٹ کیا کہ جاپانی ولی عہد کی سیٹ ان کے بعد رکھی گئی ہے۔ سعودی پرنس نے ان کو اپنی سیٹ دی اور یہ بات جاپانی شاہی خاندان کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس کو ریگارڈ کر لیا اور اس طرح جب بھی جاپانی ولی عہد اپنے دوروں کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا آغاز سعودی عرب سے کیا جاتا ہے۔ جاپان کا ریلوے سسٹم دنیا کا جدید ترین ریلوے سسٹم ہے۔ جاپان میں بیٹری پر چلنے والی ہائبرڈ ٹرین بھی آ گئی ہیں۔ جاپان کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو جاپان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان کی سرزمین پر جنت کے آقا نے 2 جوان دیوتا ازنو اور بیگم ازانومے کو بھیجا، جنہوں نے سمندر میں سے ان کے لیے ایک خوبصورت ملک بنا ڈالا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہکائیدو اور جونشو جزائر کے واسی یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ 300 سال قبل مسیح تک جو ماندور کہلاتا ہے 250 عیسوی کے آس پاس اوفن دور کا آغاز ہوا۔ سن 538 میں اسو کا دور شروع ہوتا ہے۔ 8ویں صدی میں نارا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے قبل تک یہ روایت عام تھی کہ جب بادشاہ یا ملکہ کا شاہی محل میں انتقال ہوتا ہے تو موت کے ڈر سے وہ محل نیا تعمیر کیا جاتا ہے۔ بالآخر جاپانیوں نے سوچا کہ بادشاہ تو چینیوں کے بھی مرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محل یا دارالحکومت کو نہیں چھوڑا، لہٰذا اس عمل کو روکتے ہوئے یہ چین کے تاؤن دور کے چنگان جو آج کل شنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کے طرز پر بنایا گیا۔ ایاسو جاپان کی تاریخ کا کامیاب ترین حکمران مانا جاتا تھا۔ 16ویں صدی کے آخر میں اسپین میں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ملک کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ ایاسو پہلے تو مسیحیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن پرتگالی اور اسپانوی سوداگر تجارت کے غرض سے آئے اور جاپانیوں کو پاپائے روم کا وفادار بنانے لگے۔ ایاسو نے سن 1612 عیسوی میں مسیحیت پر جاپان میں پابندی لگا دی۔ 1637 میں ناگاساکی کے قریب 1000 مسیحیوں نے خون ریز بغاوت کی کیونکہ پرتگال نے اس بغاوت کی حمایت کی۔ اس کے بعد ملک سے تمام یورپینز کو ملک سے نکال دیا گیا۔
यहाँ से एक खुद मुख्तार और खुददार कौम ने जन्म लिया। जापानियों ने किफायत शुआरी और मुस्तकिल अनथक मेहनत से अपनी तकदीर बदली। हर कोई अपने काम के साथ मुखलिस होकर काम करने लगा और मुल्क में मुख्तलिफ सनतें लगाई गई। 215 साल तक यूरोपियन को मुल्क में दाखिल न होने दिया गया। इस दौर में जापान में सुकूफ यानी पूरी दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। 1853 में अमेरिका की तरफ से 4 अमेरिकी बहरी जहाज मरासले के तौर पर भेजे गए। इस मरासले में दोस्ती और तजारती कोयले की फराहमी वगैरह जैसे नेकरी चुपरी बातों का इजहार किया गया। 1858 में अमेरिका के साथ हैरास ट्रीटी मुआहिदा हुआ, जिसमें तजारत के हवाले से कई अमूर पर इत्तफाक किया गया। हकीकत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जापान पर कब्जे की कोशिश थी। आखिर फौज ने 1863 में हिरोशिमा पर हमला कर दिया। इस दौर को दौरे मैजी कहा जाता है। ये दौर 45 सालों पर मुहित रहा। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के धमाके किए, जिसमें तकरीबन मुल्क तबाह हो चुका था। इन धमाकों के असरात आज भी इन जगहों पर मौजूद हैं जिस मुकाम पर ये धमाके किए गए। हत्ता कि एटम बम बनाने वाले इन असरात से ना वाकिफ थे। खैर, जापान को हथियार डालने पड़े और अमेरिका के आगे सरेंडर करना पड़ा। लेकिन इस वक्त के बादशाह ने सिर्फ एक दरख्वास्त की कि तमाम चीजें ले लें, लेकिन तालीम का निज़ाम हमारे पास रहने दिया जाए। ये बात मान ली गई और तालीम पर इतनी मेहनत की गई कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जापान में मौजूद है। जापान के लोग वक्त की पाबंदी करते हैं। जापान का लिटरेसी रेट 99% है। बेरोजगारी की शरह सिर्फ 4% है। दोस्तों, जापान की तरक्की तो आज आप सबके सामने है। पहले जापान की चीज़ों की कोई क्वालिटी नहीं होती थी, जिस तरह से चीन की चीज़ों की आज कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जापान ने अपनी क्वालिटी पर काम करना शुरू किया और आज जापान की बनी हुई चीज़ें पूरी दुनिया में नंबर 1 मानी जाती हैं। वक्त की पाबंदी का ये आलम है कि एक दफ़ा एक ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरा सिस्टम इस बात की तहकीक करने लग पड़ा कि आखिर ये 1 मिनट की देरी क्यों हुई। जापान की सबसे ज्यादा फेमस वेंडिंग मशीन है जो लोगों का वक्त बचाती है। पूरे जापान में 50 लाख से ज्यादा ये मशीन मौजूद है। इसे रिटेल स्टेशंस की जगह पर लगाया गया है। इसमें सिर्फ एक कॉइन डाला जाता है और पलक झपकने से पहले आपकी चीज आपके हाथ में मौजूद होती है। दोस्तों, जापान की अगर आबादी की बात की जाए तो जापान की आबादी 12,32,94,513 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। रकबे की बात की जाए तो जापान का रकबा 3,77,973 मुरब्बा किलोमीटर है। जापान की करेंसी को जापानीज येन कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 0.58 के बराबर होती है। जापान में 10,000 पाकिस्तानी आबाद हैं जो तालीम और काम के गर्ज से जापान गए हुए हैं। यहाँ कुछ अदारों में उर्दू भी सिखाई जाती है। ये लोग टोक्यो में रहते हैं, जो कि पुरानी गाड़ियों का कारोबार करते हैं। टोक्यो की आबादी 3 करोड़ है। टोक्यो मुल्क का दारुल हुकूमत है। आबादी के लिहाज से ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। आबादी में नंबर 1 होने के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन शहर भी है। इस शहर में 2 एयरपोर्ट हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये शहर निहायत खूबसूरत है। अगर आप इसकी नाइट लाइफ देखें तो देखते ही रह जाएंगे। रात के वक्त भी दिन का मंजर नजर आता है। यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूं, टोक्यो में दुनिया की सबसे बड़ी रोड क्रॉसिंग भी मौजूद है, जो तकरीबन 200 लोग एक ही वक्त में रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस जगह को जापान का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है और इस क्रॉसिंग को शिबाया क्रॉसिंग कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं। टोक्यो में एक गेमिंग स्टेशन भी बनाया गया है, जहाँ 80 साल तक के लोग भी आपको गेम खेलते दिखाई देंगे। जापान के लोग गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं और गवर्नमेंट ने ये स्टेशन इसलिए बनाए हैं कि यहाँ की आवाम में गेमिंग का रुझान बढ़े। और इस एरिया को आकिबारा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये एरिया गेमिंग के लिए जन्नत है। दोस्तों, बचपन में आपने सेगा गेम्स तो खेली ही होंगी, वो भी जापान ने ही बनाई थी। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूजियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूजियम कहते हैं। ये म्यूजियम लाइट से बनाया गया है। इसके अंदर आपको रंग बिरंगी लाइट्स देखने को मिलेंगी। हर तरफ आपको खूबसूरत लाइट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा माउंट फूजी एक बहुत अहम टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। बहुत खूबसूरत और जापान का सबसे बुलंद पहाड़ है, जिसमें से लावा भी निकलता है। इस शहर में बहुत ज्यादा टेम्पल भी बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाए जाते हैं, जिसमें कोयोट और सर्वर फेरिस्ट है। आपने बहुत सी समुराई मूवीज देखी होंगी, इनको भी इसी जगह पर शूट किया गया था। ये जगह इन लोगों के लिए बहुत अहम है जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं।
अगर आप कुदरती हुस्न देखना चाहते हैं तो इसके लिए ओकिलावा आइसलैंड मौजूद है, जहां पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया है। इस विलेज का नाम शिरिकावा है। ये विलेज बहुत खूबसूरत और अलग ही मंजर पेश करता है। इनका एक फेमस बुद्ध टेम्पल भी है जिसने बुद्धिज्म का आगाज किया था। इसको फादर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान से अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो इसके लिए 3 तरह के वीजे मौजूद हैं। पहले नंबर पर आता है हाईली स्किल्ड वीजा, यानी कि अगर आपके पास मास्टर की डिग्री या पीएचडी की डिग्री है तो आप एज अ वर्क वीजे पर जा सकते हैं और इस वीजे के लिए आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने वालिदैन को भी साथ लेकर जा सकते हैं। जापान में क्योंकि बूढ़े लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए आप वहां पर बाआसानी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये वीजा आपको 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आ जाती है जनरल वीजे की और तीसरी कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट वीजे की। दोस्तों, जिंदगी में एक दफा जापान का सफर जरूर कीजिएगा, यकीनन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नए देखने वालों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो किस वक्त पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज टू यू ऑल।